Welcome students, today we are going to discuss our next chapter biomechanics and sports. It is one of the most important chapter of your book and it is very easy to learn also. देखिए जो वर्ड है ये जो चैप्टर का नाम ही है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिक्स क्या है? बायोमैकेनिक्स दो वर्ड से बना है, एक तो बायो और मैकेनिक्स। बायो वर्ड आप सभी को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम बायो वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि बायोलॉजी में आपको पता ही है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हो। तो बायो का मतलब तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और मैकेनिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। ये क्या है? फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है। अब बायोमैकेनिक्स का क्या मीनिंग हुआ? It is the study of forces and their effort on living beings in static condition or in moving condition। मतलब भाई जो आपके फिजिक्स के जो रूल है ना वो मानव शरीर पर कितने एप्लीकेबल है, इसी को स्टडी करना बायोमैकेनिक्स कहलाता है। फिर से समझ लिए, बायो का मतलब तो क्या है? आपका लिविंग थिंग्स और मैकेनिक्स का मतलब क्या? आपका भौतिकी। तो जो आपके भौतिकी के नियम है वो मानव शरीर पर कितने एप्लीकेबल है, इसी को क्या कहा जाता है बेटा? बायो मैकेनिक्स कहा जाता है। चाहे वो जब लिविंग थिंग्स आपकी स्टैटिक कंडीशन में हो या मूविंग कंडीशन में हो। स्टैटिक कंडीशन का मतलब तो होता है विराम की अवस्था और मूविंग कंडीशन का मतलब होता है गति की अवस्था। ठीक है, तो इस प्रकार मानव शरीर पर फिजिक्स के रूल कितने एप्लीकेबल है, इनको स्टडी करके हम खेलों में क्या कर सकते हैं। ठीक है, खेलों में क्या फायदा अपना सकते हैं, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायोमैकेनिक्स आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? बायोमैकेनिक्स क्या है? लिविंग थिंग्स पर आपके फिजिक्स के रूल कितने एप्लीकेबल होंगे और उनका किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो मूविंग कंडीशन में हो कोई ऑब्जेक्ट या स्टैटिक कंडीशन में, तो उसी को स्टडी करना क्या कहलाएगा? आपका बायोमैकेनिक्स कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या महत्व है भाई? खेलों में इसका क्या महत्व है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, क्यों एक खिलाड़ी को हमें क्या करना चाहिए? बायोमैकेनिक्स के बारे में बताना चाहिए, क्यों एक कोच को पता होना चाहिए बायोमैकेनिक्स के बारे में? डेफिनेटली ये क्या करेगा? खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को क्या करता है बेटा? इंप्रूव करता है। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं इन सिलेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निक। अगर आपको बेटा बायोमैकेनिक्स के रूल पता है ना, तो वो आपके सिलेक्शन ऑफ टेक्निक में क्या करेगा? बड़ा हेल्पफुल रहेगा। आप अच्छी टेक्निक क्या करोगे? निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसको फेंका, ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक प्रोजेक्टाइल है। ये जो इसने पाथ फॉलो करा वो क्या है? इसका पैराबोला है, इसको ट्रेजेक्ट्री भी कहा जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हो ना, तो वो सबसे ज़्यादा दूरी पर जाएगा। अगर आप 45 से कम के एंगल पर फेंकोगे या आप 45 से ज़्यादा के एंगल पर फेंकोगे तो बेटा वो इतनी दूर नहीं जा पाएगा। ठीक है, जब आपको ये पता चल गया कि 45 डिग्री के एंगल पर जब आप किसी चीज़ को फेंकोगे तो वो ज़्यादा दूरी पर जाएगी, तो इस कंसेप्ट को, इस फिजिक्स के रूल को आप क्या कर सकते हो? सिलेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निक में यूज कर सकते हो या नहीं? कि जैसे आपको हैमर थ्रो करना है या जेवलिन थ्रो करना है, तो जब आपको पता है कि 45 डिग्री के एंगल पर झुककर अगर आप फेंकोगे तो ज़्यादा दूर पर जाएगी वो चीज़। तो इस प्रकार अगर आप साइंस, आप मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी कर लेते हो और आपको उनके इम्पैक्ट पता है, तो बेटा एक खिलाड़ी की टेक्निक्स को क्या किया जा सकता है? इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद है टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स स्किल। वही खिलाड़ी के जो स्किल्स को इम्प्रूव करने में, उसका दौड़ने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसको कम से कम क्या हो? एंडोरेंस हो, मतलब वो कम से कम क्या करे? कम से कम फैटिक हो, उसकी एंडोरेंस क्या हो? ज़्यादा हो। तो इस प्रकार उसके स्पोर्ट्स स्किल को इम्प्रूव करने में क्या किया जा सकता है? बायोमैकेनिक्स का यूज़ किया जा सकता है। आप जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बनाते हैं ना, उनमें भी अगर हम इन रूल्स को पढ़ें, रूल को हमें पता हो, उन रूल्स की नॉलेज हो, मैकेनिक्स के रूल की नॉलेज हो, तो क्या करेंगे बेटा? हम खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छे इक्विपमेंट, ठीक है ना, सेफ इक्विपमेंट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, और जिनकी क्वालिटी क्या होगी? बहुत अच्छी होगी, जिनसे बहुत अच्छे से खेला जा सकता है। उसके बाद है न्यू ट्रेनिंग मेथड। आपको पता है कि अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि वेट ट्रेनिंग मेथड, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, अलग अलग, जैसे एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपका वेट ट्रेनिंग मेथड। तो इस प्रकार के जो मेथड है, अगर हमें
बायोमैकेनिक्स की नॉलेज है ना, अगर हमें पता है कि मैकेनिक्स की इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होगा मानव शरीर पर, तो क्या कर सकते हैं बेटा, हम नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनमें कम एफर्ट करके अच्छी ट्रेनिंग की जा सके, कम एफर्ट किए जाएं और ज़्यादा अच्छे एफर्ट क्या किए जाएं, निकाले जाएं। उसके बाद नेक्स्ट है टू स्पीड अप रिकवरी प्रोसेस। अब आप देखते हो कि कोई खिलाड़ी जब कोई भी वर्कआउट करता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, थक जाता है। अब कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं बेटा, थकने के बाद दोबारा से रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, और कुछ क्या करते हैं, बहुत जल्दी स्पीड अप रिकवरी होती है उनकी। तो अगर हमें बायोमैकेनिक्स के रूल पता है तो हम उनका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, स्पीड अप रिकवरी कर सकते हैं। कि खिलाड़ी जैसे कि आप फुटबॉल का प्लेयर है, बहुत रनिंग कर रहा है गेम के अंदर ही, फिर 2 मिनट का उसको टाइम मिला है, उसमें ही उसको क्या होना चाहिए, रिकवर हो जाना चाहिए। तो रिकवरी टाइम जितना अच्छा होगा उतनी खिलाड़ी की क्या बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। तो बेटा बायोमैकेनिक्स की मदद से क्या हो सकता है, ये इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद है टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी। जब आपको बायोमैकेनिक्स के रूल पता है तो बेटा आप खेल में लगने वाली चोटों से भी क्या हो सकते हो, बच सकते हो। नियर अबाउट 70% जो चोटें हैं उनसे क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। एंड इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज फॉर मूवमेंट इकोनॉमी। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जब आप कभी एरोप्लेन में या कहीं ऐसी जगह जाते हो तो आपने देखा होगा ना, एक इकोनॉमी क्लास है। इकोनॉमिक का मतलब वैसे तो आर्थिक टर्म लिया जाता है, धन से संबंधित लिया जाता है, पर यहां पर इकोनॉमी का मतलब है मितव्ययता, मतलब कम खर्चा। मूवमेंट इकोनॉमी का मूवमेंट क्या मतलब होता है, गतिविधि। अब खिलाड़ी है बेटा, उसके लिए अपना एक एक स्टेप क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब उसको अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है तो उसके लिए स्टेमिना उसको क्या करके रखना पड़ेगा, बचा कर रखना पड़ेगा। और टू मूवमेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है, अपनी कम गतिविधियों को कम खर्चा करके भी क्या कर सकता है, खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लास का एग्जाम्पल लेके बताऊं कि जैसे आपकी मैम ने एक असाइनमेंट बनाने के लिए दिया है, एक बच्चा तो अपना सारा मटेरियल लेकर बैठा है कि पेन भी ले लिया उसने, पेंसिल भी, कलर भी, जो भी उसको पहले पता है रिलेटिव मटेरियल है, वो बार बार उठने के चक्कर से बच गया और 1 घंटे में उसने अपना काम भी खत्म कर लिया। जबकि दूसरा जो स्टूडेंट है वो 3 घंटे लगा रहा और फिर भी क्या है, उसका काम ठीक से पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहले ही अपनी गतिविधियों को मतलब एक तरीके से मैनेज नहीं किया, ठीक है। पर अगर आपको बेटा बायोमैकेनिक्स की नॉलेज है तो आप अपनी एक्टिविटीज को क्या कर सकते हो, ठीक से मैनेज कर सकते हो। तो एक बार फिर से देखिए, बायोमैकेनिक्स क्या है, बायो प्लस मैकेनिक्स। बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स और मैकेनिक्स का मतलब है ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। अब फिजिक्स के नियमों का लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या प्रभाव होगा, इसी को बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस है भाई, ये खेल चोटों से बचाता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पोर्ट इंजरी, अच्छे स्पोर्ट्स स्किल डेवलप करता है, खेल की टेक्निक चुनने में मदद करता है, अच्छी खेल सामग्री चुनने में मदद करता है। तो इस प्रकार मूवमेंट इकोनॉमी मतलब कम खर्च करके, कम एफर्ट करके अच्छे परफॉर्मेंस की तरफ खिलाड़ी को क्या करता है, ले जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ मूवमेंट। प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट का मतलब है विभिन्न प्रकार की क्रियाएं या विभिन्न प्रकार की गतिविधियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अब ये देखिए, एक्टिविटी मूवमेंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 इज फ्लेक्शन, 2nd इज एक्सटेंशन, 3rd इज अबडक्शन एंड 4th इज अडक्शन। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 is flexion, 2nd is extension, 3rd is abduction, 4th is adduction। ये 4 क्या है बेटा, आपकी मूवमेंट्स बताई गई हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग। अब ये क्या कहता है कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और अडक्शन क्या है, इनको हम चलो डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे कि ये हाथ देखिए, ये जो बोन्स हैं यहाँ पे यूज हो रही हैं, अगर मैं इस हाथ को ऐसे ला रही हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर ऐसी जब शेप है तो ये कितने डिग्री का एंगल है, ये एंगल बताओ भाई कितने का है, 90 डिग्री, राइट।
ये कितने डिग्री का एंगल है बेटा, राइट 90 डिग्री का। जब एंगल इतना है 90 डिग्री का, अब आप देखो जब ऐसे जा रहा है मेरा हाथ तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे जैसे एंगल इधर आएगा तो मतलब एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर से देखिए, आपका ये एंगल 90 का है, अगर आपका हाथ उधर गया तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एंगल है, इंक्रीज इन एंगल है। और अगर आपका ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसे कि नीचे की तरफ झुकेगा तो ये क्या है, ये एंगल क्या हो गया है, ये 90 से ज़्यादा है, 90 प्लस है ये, और ये क्या है, लेस देन 90 है। तो ये एंगल क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, जब आपका एंगल कम हो रहा है ना तो उसको क्या कहते हैं, डिक्रीज इन एंगल को फ्लेक्शन कहते हैं बेटा। और जब एंगल बढ़ रहा है, जब जैसे मेरी ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, और मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मैं अपने हैंड को क्या कर रही हूँ, उधर की तरफ स्ट्रेच कर रही हूँ, तो ये एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको क्या कहते हैं आप, इंक्रीज इन एंगल। इंक्रीज इन एंगल को क्या कहेंगे हम, एक्सटेंशन। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे पढ़िए, फ्लेक्शन इट इज दैट मूवमेंट इन विच द जॉइंट ऑन विच द मूवमेंट अकर्स देयर विल बी अ डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन द बोन ऑफ दैट जॉइंट। मतलब दो बोन इसमें यूज हो रही हैं, उनके जॉइंट, यहाँ पे जो जॉइंट है ना उसके बीच में, जॉइंट के बीच में क्या हो, एंगल अगर कम हो तो वो फ्लेक्शन है, अगर एंगल इंक्रीज हो तो वो क्या है बेटा, एक्सटेंशन। फिर से सुनिए ध्यान से, इट इज दैट मूवमेंट इन विच द जॉइंट ऑन विच द मूवमेंट अक्कर। जिन जॉइंट्स के, जहाँ पर भी जिन बोन्स के बीच में, ये वाली बोन और ये वाली बोन, इनके बीच में जो जॉइंट है यहाँ पर, अगर इस जॉइंट का एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दोनों बोन्स के बीच का एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ेगा तो ऐसे होगा, और एंगल 90 डिग्री पे ऐसे है, और एंगल अगर कम हो रहा है तो क्या हो रहा है आपका फ्लेक्शन, और अगर एंगल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, एक्सटेंशन। तो बिल्कुल इजी है इसको समझना, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उससे क्या हो सकता है, आपको ये पता चल सकता है। उसके बाद है बेटा एक्सटेंशन की डिफाइन देख लीजिए, बेंडिंग ऑफ एल्बो एंड बेंडिंग ऑफ नी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको एल्बो का करके दिखाया था, नी का भी करके दिखा सकते हो आप, घुटने का भी। अगर आप पैर को बेंड करते हो, ठीक है, तो पैर को बेंड करोगे तो पहले तो जो एंगल है, पैर जब आप सीधे खड़े हो तो वो पीछे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री है, पर जैसे जैसे आप पैर को ऊपर की तरफ लेकर जाओगे तो वो क्या होगा, आपका एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसको फ्लेक्शन कहेंगे। और जैसे जैसे आप उसको नीचे लाओगे, नॉर्मल पोजीशन में लाओगे, एंगल बढ़ेगा, उसको क्या कहा जाएगा, एक्सटेंशन कहा जाएगा। उसके बाद है बेटा एक्सटेंशन इन विच द एंगल बिटवीन द बोन ऑफ दैट जॉइंट ऑन विच मूवमेंट इज अकर विल इंक्रीज। ये सिंपल सी बात है, जैसे ये दो बोन, ये जो जॉइंट है इससे जुड़ी हुई बोन जो भी है उनके बीच का जो एंगल क्या होगा, अगर बढ़ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा, एक्सटेंशन, अगर कम हो गया तो वो फ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं बेटा अबडक्शन की और अडक्शन की। अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब ध्यान से सुनिए, वेयर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जैसे कि मैं अभी खड़ी हूँ, ठीक है, ये जो मेरा सेंटर पार्ट है ये मेरी बॉडी की मिड लाइन लगा लो आप, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो ये जो इसका सेंटर है ये इसकी मिड लाइन होगी, ठीक है। मिड लाइन से आप जितना दूर जाओगे ना बेटा उतना क्या होगा, उतना, उसको क्या कहेंगे, मिड लाइन से दूर जाने को अबडक्शन, और मिड लाइन के पास आने को क्या कहेंगे, अडक्शन। कैसे, इसको आप उल्टा कर देते हो, कई बार लिखने में आप इसको गलत कर देते हो, तो ऐड से याद रखना है कि ऐड हो रहा है मतलब पास आ रहा है, ठीक है। अबडक्शन का मतलब दूर जा रहा है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए इट इज सेंटर ऑफ माय बॉडी, अगर मैं अपना हाथ उधर लेके गई हूँ, ओके, सी, कैन यू सी, ठीक है, मैं अपना हाथ उधर लेके गई हूँ, अगर ये क्या है, ये मेरी बॉडी की मिड लाइन है, अगर मैं मिड लाइन से दूर जा रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या बेटा, अबडक्शन है,
ठीक है ना। अगर मैं मिड लाइन के पास आ रही हूँ, ये मेरा हाथ ऐसे ऐसे करके बॉडी के पास आएगा ना, मिड लाइन के पास आओगे तो वो क्या कहलाएगा, अडक्शन। और जब आप सेंटर पॉइंट से या मिड लाइन से दूर जाओगे तो वो क्या कहलाएगा, ये क्या है, देखो यहाँ थी मेरा हाथ, यहाँ मैं ऐसे पोजीशन में खड़ी हूँ, नाउ दिस पोजीशन। तो ये जो यहाँ पर जो पोजीशन बनी है ना, ये क्या कहलाएगी कि आप मिड लाइन से दूर गए हो, आपका जो बॉडी पार्ट है वो मिड लाइन से दूर गया है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, अबडक्शन। और मिड लाइन के पास आया है मेरा हैंड, तो वो क्या कहलाएगा, अडक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या कहलाती हैं, अबडक्शन और अडक्शन। अब हम इसके बारे में भी इसके उदाहरण के साथ, इसके एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबडक्शन और अडक्शन। अबडक्शन और अडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब आप मिड लाइन के पास आते हो तो बेटा क्या है, वो एडक्शन है, और मिड लाइन से दूर जाते हो तो वो क्या है, अबडक्शन है। ठीक है, इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। अबडक्शन क्या है, इट इज दैट मूवमेंट इन विच मूविंग बॉडी पार्ट मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अबडक्शन, ठीक है, जैसे मूविंग क्या है, माई हैंड इज मूविंग, इट इज द मूविंग बॉडी पार्ट। ठीक है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है किसी भी डायरेक्शन में। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये क्या कहलाएगा आपका अबडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैंड गोइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, ये मेरा हैंड है, ये मेरी बॉडी से मिड लाइन से दूर जा रहा है। उसी प्रकार मेरी लेग भी हो सकती है, ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी से दूर जा रही है, मैं कोई एक्सरसाइज ऐसे कर रही हूँ, ठीक है ना, वो जंपिंग वाली एक्सरसाइज करते हो ना, तो मिड लाइन से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, तो वो क्या होगा, आपका अबडक्शन होगा। अडक्शन क्या है, जब आपका मूविंग बॉडी पार्ट मिड लाइन के पास आ रहा है तो वो अडक्शन है, ये हम कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको बोला है अटेंशन। अटेंशन में क्या है, आपके हाथ कहीं भी होंगे, आपके मिड लाइन के क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, तो ये क्या होगा, आपका अडक्शन होगा। फिर भी कैसे लिखना है वो देख लो बेटा। इट इज दैट मूवमेंट इन विच मूविंग पार्ट कमिंग टूवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है ना, मूविंग कमिंग टूवर्ड्स द मिड लाइन, याद रखना है बेटा, मिड लाइन के पास आ रहा है तो अडक्शन, और मिड लाइन से दूर जा रहा है मूविंग पार्ट, तो वो क्या है, आपका अबडक्शन। बिल्कुल इजी है। सो यू कैन सी देयर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। आपके सिलेबस में 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट बताया गया है। 1 इज फ्लेक्शन, 2nd इज एक्सटेंशन, 3rd इज अडक्शन एंड 4th इज अबडक्शन। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आप साइंस में भी इसको पढ़ चुके हो पहले प्रीवियस क्लासेस में। न्यूटन ने 3 नियम दिए। ठीक है, न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, उनमें से जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला गया है, एक को सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोला गया है, एक को थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोला गया है, पर उनके जो दूसरे नाम है वो देखिए। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको क्या कहा गया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम हिंदी में उसको कहा जाता है। सेकंड है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, सेकंड लॉ को क्या कहा गया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण का नियम। ठीक है, क्या कहा गया है, त्वरण का या एक्सीलरेशन का नियम कहा गया है। और जो थर्ड न्यूटन्स लॉ है उसको कहा गया लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। प्यारे बच्चों, अब हम कर रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग कंडीशन इट विल रिमेन इन मूविंग कंडीशन, एंड एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन रेस्ट कंडीशन इट विल रिमेन इन रेस्ट कंडीशन टिल और अनलेस और अनटिल आप कह सकते हो, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर क्या होती है, अप्लाइड नहीं होती है। फिर से सुन लीजिए, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया है। वो ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मूविंग है तो मूविंग रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी शक्ति उस पर अप्लाइड नहीं होती। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया बेटा। Any object will remain in its position until or unless any external force is applied on it। अब वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अ बॉक्स
एक बॉक्स क्या है, लेइंग ऑन ए टेबल, एक टेबल पर एक डिब्बा रखा है और जब तक आप उसको वहां से मूव नहीं करते, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, वो वहां से हिलेगा नहीं। अ बॉल इज इन द ग्राउंड, ठीक है, इट विल रिमेन इन द ग्राउंड अनटिल और अनलेस द फुटबॉलर या आप कह सकते हो बैट्समैन उसको हिट नहीं करेगा, तो वो वहीं पड़ी रहेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए वो मोशन में भी है तो भी वो रेस्ट में तब तक नहीं आएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक फुटबॉलर ने बॉल को हिट करा तो आप देखते हो कि दूसरा जो फुटबॉलर है उसको रोकता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाता है उसको रोकने के लिए। कई बार आप देखते हो कि क्रिकेट के मैदान में बैट्समैन ने तो बॉल को हिट कर दिया, वो ग्राउंड पे मूव करने के बाद अपने आप नहीं रुकती, उस पर कौन सी फोर्स काम कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो क्या करती है, रुक जाती है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा, कोई वस्तु रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई भारी फोर्स नहीं लगाया जाता। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप स्पोर्ट्स में देख सकते हो और इस लॉ का फायदा उठाकर खेलों में अपने परफॉर्मेंस को भी सुधारा जा सकता है। उसके बाद है ज़्यादातर इन जो लॉज का जो यूज़ है बेटा, टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन क्या कहता है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझिए, एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है ना, क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड के, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फोर्स अप्लाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। मतलब आपने ज्यादा फोर्स लगाई ना तो कोई जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा दूरी तक जाएगा, अगर आपने कम फोर्स लगाई तो कम दूरी तक जाएगा। जैसे कि मैंने बताया एक बॉल ग्राउंड में है और उस पर अगर एक छोटा बच्चा उसको अपने छोटे से बैट से हिट करता है तो कम फोर्स लगाए, ठीक है, तो वो कम दूरी तक बॉल जाएगी। अगर एक बड़ा बैट्समैन है जो आप कह सकते हो बहुत अच्छा बैट्समैन है, वो उस रेस्ट वाली पोजीशन में जो बॉल स्टैटिक पोजीशन में उसको हिट करेगा तो वो काफ़ी दूरी तक जाएगी। तो दोनों में अंतर क्या है, फोर्स अप्लाइड का अंतर है बेटा। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो जो वस्तु है वो ज़्यादा दूरी तक जाएगी और अगर कम फोर्स अप्लाई करोगे तो कम दूरी तक जाएगी। उसी प्रकार क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट। तो ये क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट। फॉर एग्जाम्पल कि आप फुटबॉल को अगर किक करोगे और एक वैसी सिंपल प्लास्टिक की बॉल को किक करोगे तो फुटबॉल और प्लास्टिक की बॉल, ठीक है, दोनों में से जो प्लास्टिक की बॉल है वो आपकी ज़्यादा दूरी तक चली जाएगी, या कोई और आपकी मेटेलिक बॉल है उसको आप हिट करोगे तो वो बहुत कम डिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस क्या करेगी बेटा, कवर करेगी। जबकि क्या है, आपकी जो सिंपल बॉल है, जो हल्की बॉल है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर देगी सेम फोर्स में, ठीक है ना, उतनी ताकत से आप अगर उस पर फोर्स करते हो। तो आपको याद रखना कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी बेटा बहुत ज़्यादा आपका यूज़ किया जाता है। अगर आपको पता होगा, ये मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, अगर आपको पता होगा कि पहले जो हाई जंप था ना, उसमें हाई जंप में नीचे सैंड होती थी और जो हाई जंपर है वो जंप करता था, ठीक है, पर अभी आजकल वहाँ पे मैट होता है, ज़्यादातर एडवांस स्टेडियम्स में मैट पे जंप करता है। तो वो इसी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग मैट चेंज की गई है ताकि क्या हो, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन है वो ज़्यादा हो और साथ ही साथ क्या है, जो स्पोर्ट पर्सन है उसको इंजरी के चांसेस क्या हो, कम हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि न्यूटन्स के लॉ का काफ़ी यूज़ हम स्पोर्ट्स टेक्निक को इम्प्रूव करने में करते हैं। नाउ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसको कहा जाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये कहता है हर क्रिया की उल्टी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहा गया है इसको। तो देयर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन,
टू ईच एंड एवरी एक्शन, हर एक्शन की एक इक्वल और अपोजिट क्या होती है, रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप क्या हो, एक शूटर हो, आप गन फायर कर रहे हो, गन फायर जितनी तेजी से आपकी जो बुलेट है वो बाहर निकल के जाएगी, टारगेट को हिट करेगी, उतनी तेजी से एक आपको क्या मिलेगा, एक जर्क मिलेगा जो आपको पीछे की तरफ धकेलेगा। आई बात समझ में? तो हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। इस प्रकार आप देख सकते हो कि बेटा दीज आर द न्यूटन्स लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई वस्तु रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट क्या है, रिएक्शन है। तो आप ये देख सकते हो, दीज लॉ कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।